हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल आईआईटी के स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 24 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर ये पूछ रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द जीएसटी कॉम्प्लाइंस रेट स्कोर इज डिटरमाइंड। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है, जीएसटी की कॉम्प्लाइंस रेट स्कोर को कैसे डिटरमाइंड किया जाता है। इसके कुछ प्रिस्क्राइब पैरामीटर्स होते हैं, स्केल ऑफ 10 ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ 10 एज पर प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स। हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपना आंसर। GST compliance rate is determined on the scale of 10 on the basis of prescribed parameters. Question number 2. When shall the power to collect statistics be exercised under GST law? कब ऑफिसर को ये लगता है कि हमारे को जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर चाहिए या फिर हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन है स्टैटिस्टिक्स के अंदर चाहिए। तो देखो, अगर कमिश्नर को कभी भी ऐसा लगे ना कि इस एक्ट के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है ये, ठीक है, इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है वो और ज़्यादा बेटर होता है कि हमारे को हर डाटा स्टैटिस्टिक्स लेवल के अंदर चाहिए आ जाए तो ठीक है, तो कमिश्नर उसको ना क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है अपने कमिश्नर को अंडर जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको कि मेरे को डाटा ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैट के अंदर चाहिए पूरा। तो व्हेन शैल द पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स बी एक्सरसाइज अंडर जीएसटी लॉ फॉर द पर्पज ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। If commissioner considers that collection of statistics is necessary for the purpose of better administration, इससे एक्ट हमारा और ज़्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा और ज़्यादा बेटर होगा, तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि डाटा स्टैटिस्टिक्स में कलेक्टेड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन शैल द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन बी पब्लिश अंडर जीएसटी लॉ, डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन। अब यहाँ हमारे से पूछा गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसिक्यूशंस होते हैं, इनको जीएसटी में पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए। इसमें भी कहता है कि अगर कमिश्नर जो है कंसीडर करे और उसको लगता है यार ये बात उसके ओपिनियन में ये बात अच्छी है कि उसको लगता है कि इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा करना पब्लिश करना पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि यार पब्लिश कर दो। लेकिन एक लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप पब्लिश तब तक नहीं कर सकते जब तक 107 के अंदर सेक्शन 107 के अंदर जो टाइम लिमिट होती है वो एक्सपायर हो जाते हैं। Until the time for presenting appeal to appellate authority under section 107 has been expired without an appeal having presented, अपील प्रेजेंट करने से पहले जो टाइम लिमिट होती है विदाउट प्रेजेंटिंग, वो टाइम लिमिट देखो दोबारा पढ़ो, until the time for presenting an appeal to appellate authority under section 107 has expired without appeal। और अगर अपील कर दी प्रेजेंट कर दी तो पहले उसको डिस्पोज ऑफ करो, फिर आप पब्लिकेशन कर सकते हो, नहीं तो आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन रिलेशन टू एनी पेनल्टी इम्पोज अंटिल टाइम फॉर प्रेजेंटिंग अपील टू एपेलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107 हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड और अपील, इफ प्रेजेंटेड तो हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जीएसटी के अंदर हम किस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो जीएसटी के अंदर अगर आप किसी चीज़ को रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे मान लो कमिश्नर ने कोई भी नोटिस दिया, सर्कुलर दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो क्या उसको अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने ही नोटिस को ऑर्डर को कर सकते हैं। उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, कई बार तो 3 महीने मिलते हैं उनको, डेट ऑफ ऑर्डर से 3 महीने तक अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, यानी कि 3 महीने प्लस 3 महीने एक्सटेंशन के 6 महीने के अंदर आप रेक्टिफाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप 8 महीने 9 महीने साल बाद 2 साल बाद अपना किसी ऑर्डर को रेक्टिफाई कर दो, ऐसा नहीं होता। 3 महीने मिले हैं, मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने के बाद तो आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। फर्दर इसके अंदर एक बात और इंपॉर्टेंट होती है कि आप रेक्टिफिकेशन की वाली जो ये लिमिट होती है 6 महीने वाली, ये क्लैरिकल मिस्टेक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर प्योरली कोई क्लैरिकल नेचर का कोई एरर हो जाता है, अर्थमेटिकल एरर हो जाता है, तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 5 साल बाद भी किसी ऑर्डर को अगर आपने वो करना हो ना, रेक्टिफाई करना हो, तो कर सकते हो अगर उसके अंदर क्लैरिकल मिस्टेक है कोई। आंसर चेक कर लेते हैं अपने एक बार। एनी अथॉरिटी हु हैज़ बीन पास्ड, कोई भी अथॉरिटी जो पास करे ऑर्डर इशू नोटिस कोई भी रेक्टिफाई कर सकती है 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर, ये बात भी ठीक है। नोट अप्लाइड कैसे रेक्टिफिकेशन, अगर प्योरली नेचर क्लैरिकल है, अर्थमेटिकल एरर है, तो ये अपनी प्रोविजन लगता ही नहीं लिमिट वाला, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड बाय द अथॉरिटी कैरिंग आउट सच रेटिफिकेशन इफ एडवर्सली अफेक्ट एनी पर्सन। ठीक है, वो नेचुरल जस्टिस तो करेंगे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी प्रॉफिटिंग मेजरिंग और ड्यूटीज ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी।
अब अगले दो क्वेश्चन ये हैं, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर क्या कंसेप्ट क्या होता है। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर एक ऐसा कंसेप्ट है कि मान लो कि अगर आपने दो पर्सन है ए और बी, ए ने बी को कोई सामान बेचा और बाद में ना प्राइस उसका कम कर दिया। अब प्राइस कम कर दिया तो क्या हुआ, रेट ऑफ टैक्स भी कम हो गया। अगर ए ने बी को जो माल बेचा था 1 लाख का, वो बाद में 80,000 का कर दिया बाद में, तो अब टैक्स 80,000 के ऊपर लगना चाहिए था, है ना। तो गवर्नमेंट ये चेक करते हैं कि तुमने 1 लाख के हिसाब से आईटीसी ले लिया और तूने बाद में उसका माल 80,000 का दिखा दिया, ये तो चोरी कर लेगा। तो तूने ये जो प्राइस के अंदर रिडक्शन करी है, रेट ऑफ टैक्स के अंदर रिडक्शन करी है, और आईटीसी जो तूने पहले ज़्यादा लिया था, अब आईटीसी भी तो कम हो गया। तो दो चीज़ें, रेट ऑफ टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाला जो तूने फ़ायदा उठाया था, जो तूने अमाउंट कम कर दिया, वो तूने आगे पास आउट करा या नहीं करा। एंटी प्रॉफिटिंग मेजरिंग का ये काम है। और फिर इसको चेक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। वो भी आएगा, अभी अपना डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देख लें एक बार। एनी रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स, आपने रेट ऑफ टैक्स में कमी करी किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस में, या फिर बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी पास टू द रिसिपेंट, क्या आपने उसका बेनिफिट रिसिपेंट को पास करा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट मिला लिया आपने, या फिर रेट ऑफ टैक्स का, मान लो ऐसे भी हो सकता है इस क्वेश्चन में कि आपका कोई रेट कम हो गया बाद में, पहले ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। अब वो कम क्यों करेगा, अब आप ये भी सोच रहे हो, जब मैंने आपको बोला था कि इसने रेट बाद में कम कर दिया, कम क्यों कर दिया, पहले मान लो मेरे को ये था कि 28% टैक्स लगेगा, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि ये 28 नहीं 18 लगना था, अभी गवर्नमेंट ही कंफ्यूज थी। तो क्या मैंने वो जो बेनिफिट है जो मुझे मिला 28 की जगह 18 हो गया, उसका बेनिफिट मैंने रिसिपेंट को दिया या नहीं दिया, ये अथॉरिटी ये चेक करती है। तो एनी रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई, दो चीज़ें हैं, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स एंड बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दोनों मैंने रिसिपेंट को पास कर दिए या नहीं कर दिए। अब नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एग्जामिन करेगी कि तूने ये दोनों जो चेक करे हैं, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन या रिडक्शन ऑफ टैक्स हुआ है जो, वो एक्चुअली किस वजह से हुआ, प्राइस के कम होने की वजह से ही हुआ है ना, रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। बस। अगला उसने क्वेश्चन पूछा था ड्यूटीज बता दो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की। अब जो इसकी अथॉरिटी है ये क्या करती है, ये चीज़ें चेक करेगी। पहला काम तो यही चेक कर लेगी ये जो प्राइस की वजह से कम हुआ है, फिर ये उस बंदे को ढूंढेगी जिसने ये बेनिफिट आगे पास नहीं करा, टू आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर हु हैज नॉट बीन पास टू द पास्ट बेनिफिट, पास ऑन द बेनिफिट, इसने बेनिफिट पास नहीं करा। फिर ये 4 ऑर्डर दे सकती है, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के ऊपर। ये 4 ऑर्डर दे सकती है। ये उसको क्या ऑर्डर देगी एंटी अथॉरिटी, सेलर को बोलेगी भाई तूने प्राइस कम नहीं करा, अब कर मेरे सामने। रिसिपेंट के पैसे जो तूने जितने टाइम रखे हैं 18% विद ब्याज उसको वापस पे कर, उसके ऊपर मैं पेनल्टियाँ लगाऊंगा। नेशनल प्रॉफिटिंग अथॉरिटी सेलर के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है, नहीं मानेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है। ये 4 ऑर्डर दे सकती है उसको, प्राइस कम कर, पैसे वापस दे 18% ब्याज के साथ, पेनल्टी ठोक सकती है उसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर सकती है। और चौथा पॉइंट क्या है जो आप पढ़ रहे थे ड्यूटीज ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी में, इसको ना हर क्वार्टर के अगले महीने के 10 तारीख को परफॉर्मेंस रिपोर्ट फर्निश करनी होती है जीएसटी काउंसिल को। ये भी एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का काम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टेट द वेरियस मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ये कहता है जो नोटिस, डिसीजन, ऑर्डर, समन्स दे देते हो, इनके कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड होते हैं, वो कौन कौन से मोड हैं, आप कैसे कैसे दे सकते हो। तो इन्होंने कुछ मोड्स बताए हुए हैं हमारे को, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट से देना चाहिए, कोरियर से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे को 2-4 बताए हुए हैं इन्होंने। एक पहला तो इन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या करो, डायरेक्टली कोरियर करो एड्रेसी को, या जो उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव था, या फिर टैक्सेबल पर्सन के जो घर के लोग हैं अडल्ट मेंबर, वहाँ तक पहुँचवा दो, ठीक है। एक तो है कि आप डायरेक्ट कोरियर ही करवा दो, एक है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इनसे करवा दो। और कहाँ करवाओगे रजिस्टर्ड पोस्ट, एट द लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहाँ से वो प्लेस ऑफ बिजनेस काम करता है। ईमेल कर दो। अब ईमेल कौन सी है, जो उसने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दी होगी और बाद में हो सकता है उसने अमेंडमेंट भी कर रखी हो, उसके अंदर अल्टर कर दिया हो, तो बिल्कुल लेटेस्ट ईमेल के ऊपर उसका नोटिस प्रोवाइड किया जाए।
कॉमन पोर्टल पे भी डाल के रख दो, जैसे ही वो अपना लॉगिन आईडी करेगा उसको पास खोलेगा तो वहाँ पे भी उसका वो नोटिस आ जाए, शो हो जाए उसको। न्यूज़पेपर में छपवा दो, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द लोकेलिटी इन विच एड्रेस इज द लास्ट नोन टू हैव रिसाइड्स। हमारे पास जो एड्रेस होगा कि वो कहाँ रहता है, लास्ट नोन एड्रेस जो भी उसका होगा वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाएगा, न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस दे दिया जाएगा। मान लो इनमें से कोई भी अब मोड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप क्या करो, प्लेस ऑफ बिजनेस में अफिक्स करवा दो उसके, आपको उसको प्लेस ऑफ बिजनेस में पता ही है, वहाँ पे अफिक्स करवा दो, वहाँ पे जाके लगवा दो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना तो फिर आप अपने ऑफिस में बाहर नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे लगवा दो। तो ये 5 आपको नोटिस के मोड दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो आपको सीधा से याद हो सकते हैं। या तो फिर मैं क्या करूँगा, कोरियर सीधा एड्रेस ही के घर, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट उसकी दुकान पे यानी कि उसके ऑफिस में, ईमेल करूँगा लेटेस्ट, कॉमन पोर्टल पे डलवा दूंगा, न्यूज़पेपर में डलवा दूंगा, या फिर अपने ऑफिस में लगवा दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है, लेस डाउन द इंफॉर्मेशन obtained by public servant from the record of any proceeding under the CGST Act confidential cannot be disclosed। हमारे को ये कमेंट करना है इसके ऊपर कि जो ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं, ये इनको बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं लोगों की। अब मान लो ये जो इनकम टैक्स वाले हैं रेड मारने जाते हैं तो इनको बहुत सारा कुछ पता चल जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अब अपने क्लाइंट का काम करते हैं आप, तो क्या होता है कि क्लाइंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके कॉम्पिटिटर को बुला के उसकी सारी बातें बता दूंगा। अब मेरे को तो उसका सारा पता लग गया तो मैं उसके कॉम्पिटिटर को थोड़ी बता दूंगा। तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनको बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं, कोई भी पूछे इनको बताना नहीं होता। लेकिन कौन से केस हैं जहाँ पर इनको बताना चाहिए, अब वो पढ़ेंगे अपन। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे केस ऐसे दिए हैं जहाँ पे अपने को देना पड़ेगा। मान लो किसी का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहाँ तो देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पूरा करना है, हमारा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा CGST एक्ट का, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पब्लिक सर्वेंट से, तो वो देनी पड़ेगी उसको। ऐसे ही मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लो कोई रिफंड, टैक्स की रिफंड करवाना है अपने से, किसी का रिफंड अड़ा हुआ है, रिफंड लेना है अपने को किसी से, इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी। कई बार क्या होता है GST कोई रजिस्टर पर्सन है, कोई मिसकंडक्ट कर देते हैं, उसकी इंक्वायरी निकलवानी है कहीं से। तो बहुत सारे केस हैं यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कहता है मान लो प्रोसिक्यूशन, कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट ऑफ CGST एक्ट, डिमांड रिकवरी, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू कोर्ट इन ए प्रोसीडिंग वेयर गवर्नमेंट इज ए पार्टी। कोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो भाई देनी पड़ेगी। ऑडिट ऑफ टैक्स रिफंड ले आओ आपने, टैक्स रिसिप्ट ली हुई है, उसकी ऑडिट करवानी हो, ठीक है। ऑडिट के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट से कुछ पूछना हो तो पूछना पड़ेगा। इंक्वायरी करनी है GST ऑफिसर की, इनटू कंडक्ट ऑफ GST ऑफिसर कर सकते हैं। लेवी, किसी के ऊपर लेवी करनी हो, रियलाइजेशन ऑफ एनी टैक्स एंड ड्यूटी, कोई भी पावर को अगर आप लॉफुल एक्सरसाइज कर रहे हो ना, विद इन द लॉ अगर कोई काम कर रहे हो तो पब्लिक सर्वेंट से आप डाटा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोफेशनल ने मिसकंडक्ट कर दिया उनकी इंक्वायरी के लिए, ठीक है, कोई CA एडवोकेट है, इन्होंने मिसकंडक्ट कर दिया, अब इनकी इंक्वायरी लेनी हो तो डाटा एंट्री ऑन ऑटोमेशन सिस्टम, फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट अंडर एनी अदर लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कई ऐसे ये केस हैं बड़े जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, ठीक है। यस, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज बाय द पब्लिक सर्वेंट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस में आपको देने पड़ेंगे। तो स्पेसिफिक पर्पस कौन कौन सी हैं, ये वाले, इनमें आपको इन्फॉर्मेशन आगे देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कोप ऑफ सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड। अब इंस्टीट्यूट ने कुछ सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस जो बोर्ड इशू करता है CBIC, तो वो किसके ऊपर बाइंडिंग होता है, यहाँ पर बाइंडिंग की बात कर रहा है। तो कभी भी क्या होता है कि जैसे कि मान लो ऐसे ही इनकम टैक्स में होता है, सर्कुलर्स आते हैं। ये क्या होता है कि मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब मान लो एक स्टेट का जो इन्फॉर्मेशन, एक असेसिंग ऑफिसर है एक स्टेट का, वो उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहा है, दूसरी स्टेट का असेसिंग ऑफिसर उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहा है। तो गवर्नमेंट कहते हैं तो सारे अलग अलग मीनिंग लगा देंगे, हर स्टेट में अलग ही लॉ बन जाएगा, ठीक है। कई बार लैंग्वेज बहुत टफ होती है, कई बार नहीं समझ आती, तो मीनिंग नहीं समझ आ रहा सर्कुलर से, उसके अंदर जब लॉ आया था, प्रोविजन आए थे, तो लॉ गवर्नमेंट क्या करती है, यार ये तो सारे अलग अलग समझ जाएंगे, फिर हर स्टेट के अंदर अलग अलग रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है, उसमें एग्जांपल देती है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन देती है कि इसका मीनिंग ये होएगा, ताकि पूरे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ऐसे CBIC में आता है, ठीक है। ऐसे CBIC का जो बोर्ड है
ताकि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, हर स्टेट को अलग एक ही बात समझ आए, इसके लिए वो सर्कुलर निकालती है। अब ये सर्कुलर ना दिक्कत हमारे को नहीं हुई थी, नॉर्मल जनता को दिक्कत नहीं है, तो ये एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, बाइंडिंग होते हैं, ये सिर्फ आए हैं उनके लिए, ऑफिसर्स के लिए। तो ये बाइंडिंग होते हैं ऑफिसर्स के ऊपर, ना कि एसएससी के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट टैक्स में भी आया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं इसका आंसर। सीबीएसई इशू करता है ऑर्डर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सीजीएसटी ऑफिसर द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पर्पस क्या है हमारा? यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ऑल ऑफिसर एंड अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, वो उसको फॉलो करेंगे ऑर्डर को। बाइंडिंग नेचर में क्या करेगा? जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिवेल नाउ सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स नॉट ऑन एसएससी। एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता ये। और मान लो कल को ये बात भी है कि सर्कुलर के अंदर अगर आपने कोई ऐसी बात लिख दी जो लॉ को ओवर रूल कर रही हो, तो फिर किसकी जीत होगी? भाई सर्कुलर के अंदर इतनी पावर नहीं है, सर्कुलर एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने के लिए दिया जाता है, सर्कुलर कोई लॉ थोड़ी है। सर्कुलर के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है जो लॉ को तोड़ देगा। लॉ के अंदर जो बात लिखी हुई है ना, उसको समझाना है, तो वो समझ नहीं आ रही हमारे को। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मार के सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर को इतनी पावर नहीं दी। लॉ बड़ी चीज़ है, लॉ प्रिवेल करेगा हमेशा सर्कुलर के ऊपर। अपना ही मीनिंग ना निकाल दियो तुम। चलो भी क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड सीजीएसटी एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। कहता है अगर सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो तुमने टाइम लिमिट लिख दी है वो आप एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है एक्सटेंड नहीं कर सकते, कई बार क्या हो जाता है फोर्स मेजोरे का केस आ जाता है, यानी कि कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कोई बाढ़ बुढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाती है। कोई काम है अगर आपका पूरा नहीं हो रहा, ना काम आपका पूरा नहीं हुआ या फिर कॉम्प्लाइड हुआ ड्यू टू फोर्स मेजोरे, तो आप ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाती हैं। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन के अंदर इसको पावर दी हुई है कि आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, सेक्शन 168 के अंदर गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट ओनली कब? अगर कोई आपका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या कंप्लाइड विद ड्यू टू फोर्स मेजोरे। फोर्स मेजोरे का मतलब फ्लड, फायर, ठीक है, और अर्थक्वेक, दिस टाइप। और ये जो पावर है हम इसको रिट्रोस्पेक्टिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं आज ही फॉलो करवाऊंगा। गवर्नमेंट ये बोल सकती है पिछले साल से ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। टाइम लिमिट कुछ, मान लो गवर्नमेंट वो टाइम टप चुका, मान लो किसी काम को अपने 30 दिन में करना था, 40 दिन हो गए, गवर्नमेंट का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो टाइम तो टाइम बार्ड हो गया, 10 दिन ऊपर हो गए, रिट्रोस्पेक्टिवली 10 दिन पीछे से अप्लाई कर देगी वो। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।